और पाकिस्तान की ये तारीख़ रही है कि पाकिस्तान में जब भी कोई स्कैंडल बना है तो उस स्कैंडल को हर बार जो है वो या तो नए तरीके से जो है वो दोबारा स्कैंडल बनाया जाता है और या फिर जो है वो वैसे ही किसी स्कैंडल के ज़रिए जो है वो पैसा कमाया जाता है। लेकिन चीनी वह चीज़ है जो पाकिस्तान में आज तक इसकी ना तारीख़ बदली है और ना ही स्कैंडल या बहरान जो है उसका तरीक़ाकार बदला है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नाम पर चीनी से पैसा कमाया जाता है, बनाया जाता है, कीमतें बढ़ाई जाती हैं, आम आदमी को चूना लगाया जाता है। और ये जो चीनी स्कैंडल में जिसमें आपने सवाल किया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर स्कैंडल क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे ये रीज़न थी जो मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान में जब भी चीनी के बहरान की वजह से फिर कीमतों में इजाफ़ा और फिर उन कीमतों को लेकर वो स्कैंडल के नाम से ज़ेरे बहस आया है, तो उसकी एक ही रीज़न है और वो यही रीज़न है कि सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम पर जो है वो चीनी की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस बार भी पाकिस्तान में जो चीनी का स्कैंडल बना है उसके पीछे भी यही रोदाद है कि चीनी के स्टॉक जो पाकिस्तान में हैं वो ज़ायद बताए गए कि चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है और इंपोर्ट करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। उसके बाद जब वो चीनी बाहर भेजने की इजाज़त दे दी जाती है तो कुछ ही माह के बाद उतनी ही मिकदार में चीनी मंगवाने के लिए जो है वो तगोदो शुरू कर दी जाती है, क्योंकि उन 5 या 6 माह के दौरान जो है वो चीनी की कीमतें मार्केट में इस हद तक बढ़ जाती हैं कि जितना प्रॉफिट आप चीनी बाहर भेज कर कमा रहे हैं उतना ही प्रॉफिट आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पाकिस्तान में आम आदमी को चीनी बेच कर जो है वो उससे कमा रहे हैं। और चीनी से सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी ही मुतासर नहीं होता, चीनी से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भी मुतासर होता है, जिसमें मशरूबात से लेकर खाने पीने की जो मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स हैं उनमें भी चीनी इस्तेमाल होती है। और मुल्की सतह पर अगर ये मामला जो है वो देखा जाए तो उसमें फिर ये स्कैंडल इस वजह से हर दफ़ा बनता है कि सेम पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है और वो पैटर्न इस दफ़ा भी इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद अब ये चीनी स्कैंडल जो है वो ज़ेरे बहस है और आप सवाल कर रहे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट की गई, यूँ ये फैसला उस वक्त किया गया कि पाकिस्तान में चूँकि चीनी की इतनी डिमांड नहीं है तो बाहर भेज रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा है, इसमें तो कोई ख़राबी है नहीं। और जब बाहर से मंगवाते हैं तो लोगों को चाहिए होती है तो बाहर से मंगवाते हैं, दोनों फैसले तो आवाम के लिए लिए जाते हैं, तो इसमें ख़राबी कैसे, करप्शन कैसे? इसका जो सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है इसको समझने का वो ये है कि अगर तो पाकिस्तान में हर बार चीनी के बहरान या चीनी के स्कैंडल को लेकर या कीमतों के जो मुवाजना है मार्केट में जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो उनको लेकर अगर समझने लिए कि आप थोड़ा सा सोचें तो एक ही पैटर्न क्यों बार बार यूज़ किया जा रहा है और उसी पैटर्न के तहत क्यों कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर जब स्टॉक मुल्क में वाफर हैं और उसके बाद जो स्टॉक पीछे रह जाते हैं जिनको बेचकर या फ़रोख्त करके आपने जो है वो मुल्की ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, उन ज़रूरियात को लेकर जो है वो मामलात काफ़ी हद तक जो हैं वो गंभीर भी हैं और पेचीदा भी हैं, जिनको समझने के लिए बहुत से लोग जो हैं वो शायद इसको स्कैंडल समझते भी नहीं हैं और उसमें बराह रास्त लोग जो हैं वो इस से प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुसाबकती कमीशन भी कहलाता है, मार्केट में कीमतों और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इदारा जो है वो सरकारी सतह पर कायम है और एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो मामलात को देखता है। उस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मुल्की मईशत को देखने वाले मामलात को जिनके ज़ेरे निगरानी ये सारा कुछ चलता है वो हैं वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। उनको एक ब्रीफिंग दी गई इस चीनी के सेक्टर के जो मसाइल हैं उनसे लेकर बहरानों और स्कैंडल्स तक पर, और उस स्कैंडल जो CCP की ब्रीफिंग थी उस ब्रीफिंग में दीदा दिलेरी ये की गई कि तमाम वो अमूर बताए गए वज़ीर ख़ज़ाना को कि कब कब और कैसे कैसे चीनी को जो है वो बहरान से स्कैंडल और फिर उससे जो है वो प्रॉफिट कमाया गया। 2008-9, 2009-10, 2015-16, 2019-20, उसके बाद 2021 और अब 2025 में जो है वो सेम पैटर्न, सेम स्कैंडल और सेम तरीके से जो वो चीनी की कीमतें बढ़ाई गई। और यहाँ तक कि शुगर मिल्स एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन काम करती है जो मुल्क भर की शुगर मिल्स हैं, उनकी वो नुमाइंदा तंजीम है। और दूसरी जानब हुकूमत की जानब से एक शुगर एडवाइज़री बोर्ड जो है वो मुकर्रर किया गया है। शुगर एडवाइज़री बोर्ड में शुगर मिल्स मालकान जो हैं वो आकर उस एसोसिएशन की जानब से जो है वो अदाद शुमार और तखमीने पेश करते हैं। और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है कि ये तमाम के तमाम तखमीने जो हैं
वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड को गलत बताए जाते हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानब से या शुगर मिल्स मालकान की जानब से। अब यहाँ से सवाल जन्म लेता है कि अगर शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो इस काबिल नहीं है कि तखमीनों और उन गलत अदाद शुमार की बेस पे फिर इंपोर्ट की इजाज़त दे दे या फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दे और आम मार्केट से जो है वो लोग अरबों खरबों कमा जाएँ दिनों में, घंटों में, महीनों में, और उसके बाद फिर अपने ही फैसले जो हैं वो वापस लेने पड़े और फिर बाहर से मंगवानी पड़े चीनी। आज भी जब आप जी मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कराची में बोलियां खोल कर बैठे हैं और मुख्तलिफ कंपनियों से जो है वो रेट ले रहे हैं। तो ये बराह रास्त जो है वो स्कैंडल भी है, बराह रास्त ये बहरान भी है और बराह रास्त एक ही फार्मूला और एक ही पैटर्न है जिसमें जो है वो सिंपल तरीके से चीनी पहले बाहर भेजी जाती है, स्टॉक कम बताए जाते हैं, उसके बाद ज़्यादा बताए जाते हैं और उसके बाद फिर उन स्टॉक को कम बताया जाता है, चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह बताया जाता है और उसके बाद फिर चीनी जो है वो बाहर से मंगवाई जाती है। और इस ड्यूरेशन के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है जिसमें बाहर भेजने और फिर मंगवाने का फ़ैसला होता है, इसके दौरान जो है वो शुगर मिल्स मालकान उसमें बराह रास्त शायद हुकूमत भी इन्वॉल्व होती है, वो फिर जो है वो अगले पूरे क्रशिंग सीज़न तक का जो है वो प्रॉफिट कमा के तो फिर इसको जो है वो दबा देते हैं और उसके बाद फिर एक दफ़ा से जो है वो नॉर्मल चीनी के रेट जो हुकूमत मुकर्रर करती है वो बिकना शुरू, उस पर फ़रोख्त होना शुरू हो जाती है और कुछ अर्सा के बाद फिर यही रिपीट जो है वो मामला होता है। एक लास्ट ये कि राना तनवीर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि वसीतर अवामी मफाद में फैसले होते हैं। 135 से अगर 200 शुगर फ़ी किलो रुपए चली जाए तो ये अवामी मफाद कैसे है? वो तो कह रहे हैं वो कि पीटीआई अपोजिशन में बैठ के ताने सिर दे रही है, ये हमारा अपोजिशन ऐसे कहती रहती है, ये फैसले दुरुस्त और अवाम के हक़ में हुए हैं। जिस तरह से वफाकी वज़ीर जो हैं वो इसको अवामी मुफाद कहते हैं, उसी तरह से मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी या एक जर्नलिस्ट जो है वो अवामी मुफाद में ये सवाल राना तनवीर साहब से 10 दफ़ा पूछ चुका हूँ कि आपने 135 रुपये रेट मुकर्रर किया, 165 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। ये उन दिनों की बात है जब 135 रुपये या 130 रुपये मार्केट का रेट था और हुकूमती सतह पर रेट था और 160-65 रुपये बिक रही थी। तो राना तनवीर साहब जो है वो मानने से इनकारी थे और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो रमज़ान में इन्होंने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो स्टॉल्स लगाए कि सरकारी नरखों पर चीनी की फराहमी जो है वो की जाए। सरकारी नरखों पर जो चीनी की फराहमी थी वो अगर 165 रुपये थी तो आम मार्केट में जो चीनी थी वो 185 रुपये थी। चूँकि हुकूमत में रहते हुए इन वज़रा की शायद कुछ मजबूरियाँ होती हैं और इनके पीछे फिर बराह रास्त ये सारे के सारे शुगर मिल्स मालकान जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं उनके साथ फिर काम करने के लिए ऐसी तौजीहात या तो जो गैर ज़रूरी बातें होती हैं जिनको अवामी मुफाद का नाम दिया जाता है, शायद वो इस वजह से देते हैं। ईट का रेट था और हुकूमती सतह पर रेट था और 160-65 रुपये बिक रही थी। तो राना तनवीर साहब जो है वो मानने से इनकारी थे और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो रमज़ान में इन्होंने इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो स्टॉल्स लगाए कि सरकारी नरखों पर चीनी की फराहमी जो है वो की जाए। सरकारी नरखों पर जो चीनी की फराहमी थी वो अगर 165 रुपये थी तो आम मार्केट में जो चीनी थी वो 185 रुपये थी। चूँकि हुकूमत में रहते हुए इन वज़रा की शायद कुछ मजबूरियाँ होती हैं और इनके पीछे फिर बराह रास्त ये सारे के सारे शुगर मिल्स मालकान जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं उनके साथ फिर काम करने के लिए ऐसी तौजीहात या तो जो गैर ज़रूरी बातें होती हैं जिनको अवामी मुफाद का नाम दिया जाता है, शायद वो इस वजह से देते हैं।